Very warm good afternoon to all queens and I am डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका जो टॉपिक है वो है बी योर ओन डाइटिशियन। मैंने आपसे कहा था कि इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं रोटरी क्वीन प्रेसिडेंट श्वेता साहू जी से बात कर रही थी कि क्या टॉपिक रखा जाए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शिल्पी कुछ ऐसा बताना टॉप में कि इस टॉक को सुनने के बाद उन सभी लोगों को डाइटिशियन की जरूरत ना पड़े। तो एक डाइटिशियन के लिए ये सुनना थोड़ा सरप्राइजिंग भी हो सकता है और थोड़ा सेटबैक भी हो जाता है, लेकिन मैंने तुरंत रियलाइज किया कि एक्चुअली यही बात मेरी कोर वैल्यू से मैच करती है। क्योंकि जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को डील करती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं उनको एम्पावर करूँ और वो अपनी चॉइसेस खुद करे। दे शुड बिकम देयर ओन डाइटिशियन और वो कभी भी डिपेंडेंट ना हो। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि स्टॉक के बाद आप सभी अपने फूड के डिसीजंस बहुत स्मार्टली, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी खुद ले पाएंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हुए आइए हम इस टॉक को शुरू करते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है वो एक स्मार्ट मशीन है। न केवल स्मार्ट बल्कि ये बॉडी हमारी इंटेलिजेंट मशीन है। इसमें इनबिल्ट इंटेलिजेंस होती है सारी डिसीज से फाइट करने की। इसे बताना नहीं पड़ता, बॉडी अपने आप अपने एक्शन और रिएक्शन ले लेती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। जब भी कोई बीमारी आपको अटैक करने के लिए आती है तो पहले आपके ऑरा में आती है, उसके बाद आपकी फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि नजर उतार देते हैं और हम उस समय ऑरा की क्लिनजिंग करते हैं। नमक और जो भी एजेंट हम यूज करते हैं उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो हम ऑरा की क्लीनिंग करते हैं और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन होता है। लेकिन अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में ये जो इनबिल्ट इंटेलिजेंस है जो उसको सभी बीमारियों से बचाती है, वो इनबिल्ट इंटेलिजेंस है क्या? तो इस इनबिल्ट इंटेलिजेंस का नाम है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो कि बॉडी का अमेजिंग डिफेंस सिस्टम है। अमेजिंग डिफेंस सिस्टम है। हमारी बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली इम्यूनिटी के थ्रू सेफगार्ड होती रहती है। ये इसी बात से प्रूव हो जाता है जब आपकी बॉडी की डेथ होती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो हम अपनी बॉडी को 2 दिन भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और बॉडी डिके होना शुरू हो जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी 24/7 काम करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, कितने सारी बाहरी एजेंट से अपने आप को बचाती है। कोरोना पेंडेमिक के समय भी हमें ये समझ आता है कि किसी किसी में कोरोना वायरस का एक्सट्रीम सिम्टम रहते हैं, वो आईसीयू में एडमिट हो जा रहे हैं। कुछ लोगों में ये एसिम्टोमेटिक रहता है। तो इट्स ऑल इन योर इम्यून सिस्टम, कितना एफिशिएंटली आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, इस पे ये सारी बातें डिपेंड करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, आपके इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम काम करता है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। अगर इम्यूनिटी बहुत हाई रहे तो बॉडी अंदर से बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, उसको बाहरी सामान मान के उसको रिजेक्ट कर देगी। कई बार जब प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं करती है तो डॉक्टर्स इम्यूनिटी को लो करने की दवाइयां भी देते हैं ताकि प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाए। तो ये सब बातें जब हमें पता चलती है तो हमें ये समझ आता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है और वो दिन रात एक होकर मेहनत करता है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखें और ये लार्जली डिटरमाइंड होता है आपकी डाइट और आपकी लाइफ स्टाइल से। ये एक दिन में नहीं बनता है। हम कितना डिस्कशन कर रहे हैं कोरोना पीरियड में कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, या कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, हम उसको खाने लग जा रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बट ये बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होती है और ये एक दिन में या एक रात में नहीं बनती। इसी के कारण ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी जल्दी से किसी भी बाहरी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है। यही चीज हम देखते हैं कि जब भी कोई पैथोजन या माइक्रोब्स या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करता है, हमारी बॉडी फीवर के रूप में उसका प्रतिरोध करती है। इसका मतलब वो टेम्परेचर को रेस करती है ताकि उस बैक्टीरिया की डेथ हो सके, उस बैक्टीरिया को वो किल कर सके। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए फीवर जब एक लेवल से ऊपर हाई हो जाता है तो हमें दवाइयां लेनी पड़ती है। यही चीज हम देखते हैं
जब हमें फूड पॉइजनिंग होती है या फूड के थ्रू कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन होते हैं। हमारी बॉडी चाहती है कि उस पैथोजन को हम बॉडी से बाहर फेंक दें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको दबाने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं। तो हमें अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम पे, हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मेडिकल अप्रोच तभी लेनी चाहिए जब ये आपसे सहन ना हो रहा हो, लेकिन उसको सिम्टम्स को दबाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी मेडिसिन लेना आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के खिलाफ जाता है। अगर आप सभी ये जानते होंगे कि वैक्सीनेशन में क्या होता है, तो वैक्सीनेशन में हम कोई दवाई बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते हैं। हम उस समय भी बॉडी के अंदर थोड़ी मात्रा में कुछ बैक्टीरियाज एंटर करते हैं और बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज रेडी हो जाते हैं, जो पूरे जीवन भर बॉडी की इंटेलिजेंस सिस्टम इतना इतना एफिशिएंट होता है कि एक बार एंटीबॉडी रेडी होने के बाद जिंदगी भर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, उस पर्टिकुलर वायरस से अपनी बॉडी उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो आइए हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक अच्छा सा सलाम करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सके। क्योंकि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, आपको किसी डिसीज का डर नहीं है और आपको किसी भी मेडिकल या मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली 4 चीजों से डिसाइड होती है। एक तो आपकी डाइट, दूसरा आपका मूवमेंट, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, दिन भर बैठे रहते हैं क्या, आपका स्लीप का क्वालिटी कैसा है और आपका मेंटल स्टेटस कैसा है। तो आज हम इन्हीं चारों बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डाइट पे। जो भी फूड हम खाते हैं वो एक्चुअल में एक इंफॉर्मेशन होती है बॉडी के लिए। जो भी फूड हम लेते हैं, अगर वो अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन वाला फूड है, न्यूट्रिएंट रिच फूड है, हमारी बॉडी में अच्छे सिग्नल सिक्रीट होते हैं, हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली काम करती है। अगर वो अनहेल्दी फूड है, अगर वो ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के लिए लोड है, तो बॉडी उसको मेटाबोलाइज करने के लिए डिफरेंट सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है। तो ये सही कहा गया है कि यू आर व्हाट यू ईट। आज हम सब जो कुछ भी हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो कुछ भी हमारा पैकेज है, वो हमारा खाना पीना लार्जली डिसाइड करता है। आज हम दिखते भी अलग अलग हैं, सबके पास सेम ऑर्गन्स हैं, सबके पास सेम आईज, नोज, टंग, टीथ, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी हमारा जो बिल्ट है वो सबका अलग अलग है। वो सब लार्जली आपके खाने पीने से डिसाइड होता है। जब हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, तो हमारे डाइट में बेसिकली 5 फूड ग्रुप का समावेश होना चाहिए। अक्सर मैं ये बात बताती हूँ, जिसमें आता है ग्रेन्स यानी कि अनाज, जो हमारे डाइट में नॉर्मली रहता ही है, पल्सेस यानी कि सभी तरह की दालें, साबुत भी जैसे कि राजमा, छोला, चना एक्सेट्रा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नट्स एंड सीड्स और डेयरी या पोल्ट्री। ये पांचों चीजों का सही अनुपात में होना बहुत जरूरी है आपकी डाइट में। अब बात करते हैं कि ये किस प्रपोर्शन में हम खाएं कि हमारा मील बैलेंस रहे, हम ओवर ईटिंग ना करें। तो आप अपनी प्लेट को इमेजिन कर लें, इससे कहते हैं माई प्लेट अप्रोच, और ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है ठीक से खाने का। तो माई प्लेट अप्रोच में आपको क्या करना है कि अपनी प्लेट को हाफ में डिवाइड करना है। इसका आधा हिस्सा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेंगे और आधे हिस्से को अगेन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक पोर्शन में आपका प्रोटीन यानी कि पल्सेस रहे और एक पोर्शन में आपका अनाज रहे। अगर आप सीक्वेंस भी यही मेंटेन कर सकें, पहले आप अपनी वेजीज और फ्रूट्स या रॉ चीजें खाएं, उसके बाद आप कुक्ड फूड में आए और आप अपने डेयरी की फॉर्म पे 1 कप कर्ड, 1 कप मिल्क या फिर 1 ग्लास बटर मिल्क, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लार्जली एक टाइप का खाना खाते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो हमारे ब्रेकफास्ट होते हैं वो कभी कभी केवल कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, जैसे कि अगर आप पोहा खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, तो वो केवल अनाज स्पेसिफिक नाश्ता है। उसके साथ थोड़ा सा वेजिटेबल्स तो होता है, पर हम अगर मूंग चना स्प्राउट अलग से कुक करें या उसके साथ कुछ उसकी सब्जी कॉम्बिनेशन में बना लें, फ्रूट्स ऐड करें, थोड़ा सा कर्ड या मिल्क ऐड करें, तो वो एक बैलेंस डाइट हो जाती है, हमें कम नुकसान करती है, हमारे वेट को बढ़ने नहीं देती है। और हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्लाइड शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ पर आपको 2 फूड आइटम दिख रहे हैं। एक बास्केट में 4 चपाती है और एक तरफ 1 पिज्जा है, 1 पीस पिज्जा है। मोस्टली यहाँ पे सभी जितनी भी क्वींस है मेरे साथ, वो सोच रही होंगी कि पिज्जा ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिज्जा टेम्पटिंग है, सब चीजें ठीक है, लेकिन उतना सा जो 1 पीस पिज्जा है उसमें और ये 4 चपातीज में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी है, जो कि है 300 कैलोरी।
जब आप पेट भरते हैं तो 4 चपातीस आपके लिए टू मच हो जाती है। मेरे ख्याल से आप में से कोई भी 4 चपातीस एक साथ फिनिश करने में 3 बार सोचेगा। लेकिन जब हम पिज्जा से पेट भरने लगते हैं तो हम 4 पीस पिज्जा भी आराम से खा सकते हैं। और अगर आपने पिज्जा से पेट भर लिया, मतलब कि आपका 4 पीस तो मिनिमम आप खा लेंगे, या 2 पीस 3 पीस जितना भी, तो आप कितने गुना ज्यादा खा रहे हैं आप उसको इमेजिन करिए, क्योंकि एक पीस पिज्जा 4 फुलके के बराबर है, 4 पतले फुलकों के बराबर है। अब आप सोच लीजिए कि जब आप एक एक पीस एक्स्ट्रा उठाते जाते हैं तो आप कितना एक्स्ट्रा खाते हैं, और हम इमेजिन नहीं कर पाते। हमको लगता है हमने एक ही पीस तो खाया एक्स्ट्रा। अब वो जो एक्स्ट्रा है वो रियल में एक्स्ट्रा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे आप वेट गेन करने लगते हैं। तो ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें कैलोरी में एक्सट्रीम डेंस होती है। और ऐसी चीजों को पहचानने की सीधी साफ एक तरीका है कि जितनी भी चीजों को हम प्रोसेस करके बनाते हैं, जितनी भी चीजों को हम मॉइस्चर रिमूव करके बनाते हैं, उसका फाइबर रेशा हटा करके बनाते हैं, वो सब चीजें कैलोरी में डेंस होती है, यानी कि उसका पर ग्राम आपको ज्यादा कैलोरीज देता है। और जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये सब कैलोरी में लाइट है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 स्वीट डिश, यहाँ पे 2 स्वीट आइटम रखे हैं। एक ब्लैक फॉरेस्ट केक है, यहाँ पे 5 पीस एप्पल के हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो that 5 apples give you 500 calorie and the one small piece of black forest cake gives you same amount of calorie। अगर आप मीठे के रूप में अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट केक खा रहे हैं तो सोचिए 5 एप्पल आप उसके बदले खा सकते थे, जिसको छोड़कर आपने इतना हाई कैलोरी वाला चीज चुना है। और अगर किसी ने मील के रूप में या डेजर्ट को भी थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो कितना गुना आप ज्यादा खा लेंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आई एम श्योर दिस ऑल स्लाइड्स आर आई ओपनर टू यू। तो इसी के लिए मैंने ये सब डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पराठा है और 3 बोल ऑफ सैलेड है, 3 क्वार्टर प्लेट ऑफ सैलेड है। सेम एनर्जी सेम कैलोरीज है। 3 बोल ऑफ सैलेड आप खा के आपका पेट बहुत एक्सट्रीम भर सकता है, और 2 पराठे अगर आप उससे वो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलोरीज में फर्क है। कुछ चीजें बहुत कम मात्रा में होने के बाद भी बहुत कैलोरी देती है। तो यहाँ पे सीक्रेट ये है कि आप सही फूड सेलेक्ट करके अपने पेट को भरें। जो लोग अपने पेट को भरते हैं कैलोरी डेंस चीजों से तो उनका वेट ज्यादा है, और जो लोग पेट को भरते हैं कैलोरी लाइट चीजों से तो वो लोग पतले दुबले हैं। तो ये जो हमारे में लार्जली जो फर्क दिखता है, तो ये हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड है जो हमें हमारे फिगर को, हमारे वेट को डिसाइड करता है। अगर आप इस छोटे से सीक्रेट को समझ लेंगे तो आप कभी भी अपनी इच्छाओं को और अपनी भूख को न मारते हुए भी अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पेस्ट्री खाना ही नहीं है, लेकिन अवेयर होके खाना है कि ये बहुत कैलोरी डेंस चीज है, तो मुझे इसको पोर्शन कंट्रोल में खाना है। ये आपका जान लेना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं कि हमें कब खाना चाहिए, हमारे टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाइमिंग्स की जब हम बात करते हैं, हमारा डिनर हमेशा हमारे सोने के 3 घंटे पहले होना चाहिए। हमें डिनर करके तुरंत नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, बीच बीच में मैसेज आ रहे हैं, सॉरी। इसके अलावा आपके टाइम फिक्स होने चाहिए खाने के। आपके खानों के बीच में लंबा गैप नहीं होना चाहिए, और हमेशा एक सर्कैडियन रिदम अगर आप फॉलो करें तो वो बेटर होता है। मॉर्निंग में आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहता है, शाम होते होते आपके मेटाबॉलिज्म में धीरे धीरे कमी आती है, आपका फूड भी उसी हिसाब से कम होना चाहिए। तो मॉर्निंग में आपके फूड की जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है वो रिच होनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है आपको लाइटर फूड खाते जाना है। और डिनर के 3 घंटे पहले आपको खाना रोक देना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, केवल पानी या फिर लेमन वाटर का इंटेक करना चाहिए। हम जब खाते हैं तो आप नोटिस करिए कि क्या आप टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर को देखते हुए खाते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं या मल्टीटास्किंग करते हुए खाते हैं तब भी ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप ओवर ईट कर लें, क्योंकि हमारी बॉडी में, हम सबकी बॉडी में एक सटाइटी सिग्नल होता है कि आपका पेट भर गया। जब आप बातचीत करते हुए या टीवी, मोबाइल देखते हुए खाते हैं तो आपको वो सिग्नल्स का एहसास नहीं होता और आप ज्यादा खा लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत स्पीड से खाते हैं तो भी आप दूसरों के मुकाबले आप ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि आपके स्पीड के कारण आपको वो सटाइटी सिग्नल पता नहीं लग पाते।
तो नॉर्मली 20 मिनट, अगर आज से ही आपने एक छोटा सा प्रयास किया कि आपने 20 मिनट अपने हर मील को दिया, तो आप देखेंगे कि आपका थोड़ी क्वांटिटी में पेट भर जाता है। और वैसे भी पेट को फुल होने तक कभी भी नहीं खाना चाहिए, आपको 3/4 अपनी भूख का खाना चाहिए और फिर थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप फिल हो जाता है। जब 20 मिनट के बाद आपके सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप लाइट हो और बेस्ट आपके लिए वो मील हुआ। एक ऐसी चीज जो हम सब लोग नेग्लेक्ट करते हैं वो है पानी का इंटेक। पानी का इंटेक आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जॉइंट्स और बाकी दूसरी चीजों के लिए, मसल्स के लिए, आपकी हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए पानी का जो रोल है उसे कुछ कहने की बात नहीं है। जिसको बीपी रहता है उसके लिए भी पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी का इंटेक हम अक्सर भूल जाते हैं। और जितनी भी जीआई ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किसी को गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, मेंसेस में पेन है, ये सब पानी अधिक पीने से सॉल्व हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। पानी अगर आपको चेक करना है कि आप सही पी रहे हैं कि नहीं, तो अपने यूरिन के कलर को चेक करें। अगर वो येलो है तो आप पानी कम पी रहे हैं। ये एकदम ट्रांसपेरेंट व्हाइट होना चाहिए, तब आपका पानी का इंटेक सही जा रहा होता है। तो मोस्टली मैक्सिमम इलनेस आर ड्यू टू इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर। आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपका पानी का इंटेक तय होता है। आपका बॉडी वेट इंटू 4 कर लेंगे तो आपका पानी का इंटेक आ जाएगा। अगर किसी का बॉडी वेट 50 किलो है तो उसका पानी का इंटेक होना चाहिए 2 लीटर। तो ये इस तरह से बढ़ता जाता है। जो लोग 90 किलो के हैं उनका पानी का इंटेक डेफिनेटली ज्यादा होगा। एक चीज जो हम सबको पता नहीं होती है वो ये है कि अक्सर हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं कि अगर आपने कल से आज के में यही फर्क किया कि आपने 1 कप चाय एक्स्ट्रा पी, तो चलिए चाय का ही एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम चाय को भी कभी गिनते नहीं है, लेकिन चाय कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू सो मेनी कैलोरीज। तो 1 कप चाय में अगर मैं ये मान के चलूं कि हमने 1 चम्मच शुगर ऐड की है, 1 चम्मच का मात्रा होती है 5 ग्राम। 5 ग्राम शुगर 20 कैलोरी आपको देती है। ये 20 कैलोरी को अगर हम रोज लेते हैं, एक्स्ट्रा 1 कप चाय अगर आप रोज लेने लग जाएं, तो साल के एंड में देखिए 20 इंटू 365 मैंने किया है, तो 60,000 किलो कैलोरी आती है। इसका मतलब 1 केजी फैट, 60,000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 केजी फैट। तो आप साल के एंड में 1 किलो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता नहीं लगता, हम रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ ऐसी चीज अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं जो कि पॉजिटिव बैलेंस देती चली जाती है। तो वो 1 कप चाय भी कम करने से आपका सिग्निफिकेंटली आप अपने कैलोरीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो बी वेयर ऑफ हिडन कैलोरीज, जैसे कि फुल फैट मिल्क। मिल्क में अगर फुल फैट मिल्क है तो उसकी कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं। अगर आप चपाती इसमें घी ऐड कर रहे हैं, तो अगर नॉर्मल चपाती 100 कैलोरी की होती है तो घी लगी हुई चपाती 150 की होती है। उसी का अगर आप पराठा बना लेते तो 200 कैलोरी हो जाता है। यानी कि एक चपाती 2 चपाती जितनी कैलोरी दे देती केवल घी लगाने से, क्योंकि घी का पर ग्राम 9 कैलोरी देता है और कार्बोहाइड्रेट का पर ग्राम 4 कैलोरी देता है। तो यहीं पे डबल का फर्क है। तो आप बहुत सावधान रहें। केवल इसलिए कि रुजुता दिवेकर ने घी खाने कहा है, आपको घी नहीं खाना है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हर चीज का बुरा होता है। पॉपकॉर्न, गुपचुप, ये सब जो ड्राई आइटम दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। पॉपकॉर्न बनाते हुए हमें पता है कि कितना बटर डलता है, और अगर उसमें किसी चीज की कोटिंग है, मसाले की या किसी भी चीज की, तो वो और भी ज्यादा हेवी होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत एक्स्ट्रा फैट और उसमें ऑयल या फैटी मीडियम में वो रहती है। मिसलीडिंग फूड लेबल्स, आप कई बार बिस्किट्स खरीद खरीद के लाते हैं, आप सोचते हैं बहुत हेल्दी बिस्किट है, ओट बिस्किट है, रागी बिस्किट है, पर उसके अंदर बहुत सारा बटर और हाइड्रोजनेटेड फैट रहता है, ट्रांस फैट रहता है, जो बॉडी को एक्सट्रीम नुकसान करता है। तो जो भी चीज ये क्लेम करती है कि ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपके हेल्थ को बेनिफिट करे। इनफैक्ट हम कॉर्नफ्लेक्स को लेके बहुत श्योर रहते हैं कि ये हमको पतला कर देगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कॉर्नफ्लेक्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई होता है, मतलब उसकी शुगर में कन्वर्ट होने की रेट हाई रहती है, तो वेट लॉस में हेल्प नहीं करता। ये सब चीजें उसकी कॉम्बिनेशन और उसको लेने के तरीके पे भी काफी कुछ डिपेंड करती है। तो आप हिडन कैलोरी से सावधान रहें और अपनी डाइट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें। एक क्वेश्चन हम सबके माइंड में रहता है कि एज के बढ़ने के साथ हमारा वेट बढ़ता क्यों जाता है। इसका जवाब हमारे किसी के पास नहीं होता। हमें लगता है कि हम कल भी उतना ही खाते थे, हम आज भी उतना ही खाते हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो
तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर बंदे का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जो एज के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट। जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, कोई काम नहीं कर रही होती है, तो आपकी बॉडी को आपके ब्रेन, आपकी हार्ट, आपकी किडनी, आपकी बाकी की चीजों की फंक्शन के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड होती है। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है और हर एक बंदे का ये अलग अलग होता है। मेल्स का फीमेल से ज्यादा होता है, इसलिए मेल अगर ज्यादा भी खाते हैं तो अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। हम फीमेल्स का कम होता है। इसके अलावा ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन से भी डिटरमाइन होता है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट दूसरे की अपेक्षा कम होती है। यानी कि अगर वो ज्यादा खाएगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। वैसे ही एज के हिसाब से हर 10 साल में 1 से 2% हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर हम इस चीज को समझेंगे नहीं, अगर हमने डाइट में अच्छे बदलाव नहीं लाए, अगर हमने चीजें हल्की चीजों से लेना नहीं शुरू किया और हमने एक्सरसाइज में भी कोई चेंज नहीं लाया, तो हम धीरे धीरे वेट गेन करते जाएंगे। मसल टू फैट रेशियो, जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है उनका बीएमआर लो होता है। बीएमआर को बढ़ाने का इकलौता तरीका है कि आप मसल बिल्डअप करें। एज के साथ साथ हमारी मसल अपने आप कम होती जाती है। तो एज के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आप डेफिनेटली मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करें। सचिन बाफना ने अपने हैंड रेस किया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ 2-3 स्लाइड्स हैं, उसके बाद हम आपके सभी क्वेश्चंस के लिए मैं ओपन रहूंगी, मैं आपसे सभी क्वेश्चंस लूंगी। तो हम एक सीक्वेंस में चलते हैं और फिर मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। तो आपकी बॉडी में जो एक्सरसाइज होती है उसी से आपकी मसल बिल्डअप होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अपने रूटीन में जरूर ऐड करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब केवल वेट लिफ्टिंग नहीं होता। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में होती है, यानी कि जब आप स्क्वाट्स करते हैं या आप अपने हाथ को हवा पे लटकाते हैं, वो भी एक मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज है। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस को आप अपनी रूटीन में ऐड करें तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज पे जब हम आते हैं तो हम आप ये समझ लीजिए कि डाइट से आपका वेट डिसाइड होता है, लेकिन एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का शेप डिसाइड होता है। तो कई बार आप बोलते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे इंच लॉस हो रहे हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो वेट लॉस करने के लिए आपकी डाइट का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का शेप आता है। आप इंचेस लॉस करते जाते हो और मसल बिल्डअप करते हो, इसलिए कभी कभी वेट में चेंज नहीं दिखता है। तो एक्सरसाइज में कुछ बातें आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम टाइप की एक्सरसाइज डेली डेली करते जाएंगे तो आपकी बॉडी उससे अडेप्ट कर लेती है, तब उस एक्सरसाइज का आपको फर्दर बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप कई सालों से वॉक कर रहे हैं तो आप अगर कंटिन्यू केवल वॉकिंग करते जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। एक्सरसाइज हमेशा चैलेंजिंग होनी चाहिए, यानी कि हर बार उसका लेवल ऊपर होते जाना चाहिए। एक्सरसाइज में जो लोग वॉकिंग करते हैं और अगर वॉकिंग एंड टॉकिंग करते हैं तो फिर उनको एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उतना हमारी बॉडी को फायदा मिलता है। जब हम वॉक एंड टॉक करते हैं तो हम एक्सरसाइज को ऑक्सीजन को अंदर स्टोर नहीं करते, तब हम एनर्जी को लीक करते जाते हैं। कई बार लोग प्रॉपर शूज पहन के नहीं करते, कई बार प्रॉपर स्पीड मेंटेन नहीं करते। तो अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद पीक में परफॉर्म करते हैं, यानी कि उसको अपनी बेस्ट कैपेसिटी से परफॉर्म करते हैं और फिर हम धीरे धीरे कूल डाउन करते हैं। उसमें हम अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल स्पीड पे लाते हैं और उसके बाद उसको एंड करते हैं। तो एक्सरसाइज हमेशा 40 to 45 मिनट का अच्छा होता है और उसमें आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, योगा करें, बॉडी टोनिंग करें, ये सब चीजों की कॉम्बिनेशन करें तो बहुत बेस्ट है। तो बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, आप अपनी कैटेगरी पता लगाइए। तो एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन फिर दिन भर बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर रहे हैं उसके बाद दिन भर कोई भी मूवमेंट ना हो तो चल जाएगा। पर ये बात गलत है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ दिन भर भी आपकी बॉडी की पोस्चर, आपका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैटेगरी होती है जो ना तो एक्सरसाइज करती है और ना ही दिन भर एक्टिव रहती है। ये बहुत ही डेंजरस कैटेगरी है। अगर ऐसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो अभी तुरंत आप अपने आप को अलार्म करिए, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारी ऑक्सीजन लेकर ही हेल्दी रहती है। आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो एक्सरसाइज से ही आप लेते हो।
तीसरी कैटेगरी है जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ये बहुत अच्छे और इनका हेल्थ हमेशा सही रहता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें और एक्टिव भी रहें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमने स्लाइड्स देखे थे जिसमें एक पीस पिज्जा का था, 4 चपाती थी, एक ब्लैक फॉरेस्ट का पीस था। आपको क्या लगता है कि उतनी एक पीस पिज्जा को पचाने के लिए आपको कितनी देर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? सो आंसर इसी स्लाइड में लिखा हुआ है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक पीस पिज्जा को पचाने के लिए हमें 45 मिनट की जॉगिंग करने की जरूरत पड़ेगी या 90 मिनट्स की वॉक, यानी कि मोर देन 1 आवर। लेकिन खाने में हमें कितना समय लगता है? मिनट भी नहीं लगता, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जाननी चाहिए कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हम बहुत ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन ना रखें। एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ साथ आप डाइट के लिए कमिटेड रहना भी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज की आड़ में आप अगर डाइट के में बहुत ज्यादा हेवी चीजें लेंगे तो न केवल आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं मिलेगा बल्कि कभी कभी वेट आप गेन भी करने लगते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आप जो कैलोरी बर्न करते हैं वो फूड के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपनी एक्सरसाइज को नापते होंगे कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, तो वो इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कितनी एक्सरसाइज हम करते हैं तब जाके कहीं हम 300, 400 या 500 कैलोरी जितना बर्न करते हैं, जो कि हम छोटे से पिज्जा या एक पीस केक से भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्लीप पे। आपकी स्लीप की क्वालिटी आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को डिसाइड करती है, क्योंकि जब आप सोते हो तो पूरी बॉडी में रिपेयर का काम चालू होता है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बार बार नींद को डिस्टर्ब करते हो या आप नींद को प्रॉपर ध्यान नहीं देते हो या आप बहुत लेट नाइट सोते हो, प्रॉपर नींद पूरी नहीं करते हो, तो आपकी इम्यूनिटी एट रिस्क हो जाती है। आप स्टेक पे हो जाते हो, इम्यूनिटी आपकी ठीक से काम नहीं करती है। तो अच्छी क्वालिटी की स्लीप के लिए आपका माइंड का शांत होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली आपको टायर्ड रहना जरूरी है, मेंटली टायर्ड होना जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग मेंटली टायर्ड रहते हैं, उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। कई बार ये देखा गया है कि जब बहुत ज्यादा लोग मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन के सामने रहते हैं सोने के पहले, तो जो रेज उसमें से निकलती हैं वो हमारे स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो स्लीप सेंसिटिव हार्मोन होता है। तो बहुत ज्यादा गैजेट से जो एक्सपोजर होता है वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए कई लोगों को आजकल नींद नहीं आती है, टाइम पे बेड पे जाने के बाद भी बहुत टाइम तक नींद नहीं आती है। तो 1 घंटा पहले सोने के आप गैजेट से दूरी बनाने का कोशिश करें। इसके बाद हम आते हैं आपके इमोशनल स्टेट पर। अगर मैंने आपको बताया था कि बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, एनर्जी का फील्ड होता है, और हमारी बॉडी के अंदर भी 7 चक्रास हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली हमें एनर्जी चलती रहती है, यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन रहता है। हम जब मेडिटेट करते हैं तो वो सारे चक्रास पे हम काम भी करते हैं। तो जो भी एनर्जी ब्लॉकेज आते हैं हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारी नेगेटिविटी से, अगर हमारी एनर्जी में ब्लॉकेज आता है तो ये इट लीड्स टू डिसीजेस। कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बॉडी में ऑटो इन्फ्लेमेशन से, ऑटो इम्यूनिटी प्रॉब्लम से आती हैं। तो इमोशन का स्टेबल रहना, थॉट प्रोसेस का सही रहना, आपकी बॉडी का पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी बात से लेकर स्ट्रेस में आते हो तो सबसे पहला नुकसान आप अपनी खुद की बॉडी का करते हो, क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेस में आते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये सब आप भी वाकिफ होंगे कि दिस इज अ स्ट्रेस हार्मोन। इसका काम होता है बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज करना। इनफैक्ट आप सभी ने स्टेरॉइड सुना होगा। कई बार हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आने से, हेयर फॉल होने से या कोई भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं। ये स्टेरॉइड सेम मैकेनिज्म में जाकर काम करता है, ये बॉडी की इम्यूनिटी को लो कर देता है और इसके बाद आपकी बॉडी जो भी रिस्पॉन्स दे रही होती है इन्फ्लेमेशन का वो कम हो जाता है। तो इस तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। आपको अपनी इम्यूनिटी के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस में कभी नहीं रहना चाहिए। आपको हर चीज के लिए पॉजिटिविटी मेंटेन करनी चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना, ये सब बहुत एस्पेक्ट है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है तो जरूर अब टाइम आ गया है जब आप अपनी इनर सेंस को भी मजबूत करें। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको साइकोसोमैटिक इलनेस कहा जाता है।
क्योंकि वो आपकी बॉडी के साइड से डेवलप होती है। तो अस्थमा, माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं जिनका एक कारण आपका मेंटल डिस्टरबेंस होता है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुड हेल्थ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये केवल एक प्रोसेस है, ये सीधा आपको रिजल्ट भी नहीं देता। इसमें सबसे पहले बात आती है अवेयरनेस की। जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है कि मैं कुछ सही कर रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, आपको रियलाइजेशन होता है, आप सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डालते हो, राइट टेक्निक्स यूज करते हो, उसके बाद आप उसमें मोटिवेटेडली काम करते हो, तो रिजल्ट आपसे दूर नहीं रहता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं आपका किसी प्रॉब्लम से लेकर के आपको सही रिजल्ट मिलने तक। इसमें आप अपने खुद के साथी हो सकते हो या एक डाइटिशियन आपकी साथी हो सकती है जो आपको इसी स्टेप से होकर आपको ले जाती है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे छिपी हुई है, आपकी लाइफ और डाइट एंड लाइफ स्टाइल में कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। उसकी रियलाइजेशन के बाद आपको राइट टेक्निक्स बताई जाती हैं जिसमें आप उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। आपको मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स का सहारा दिया जाता है, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आप एक पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन के रूप में बाहर आते हो, और आपकी बॉडी जो होती है वो सेल्फ हीलिंग के लिए तैयार रहती है। तो ये जो ओल्ड हैबिट्स को बदलने का काम है और जो न्यू हैबिट्स को लेने का काम है, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और विल पावर रहता है, विल पावर भी लगता है। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि कोई भी एक चेंज, आप अपना छोटा सा एक चेंज, आज की पूरी टॉक में आपको लगा होगा कि अगर मेरे में ये कमी है, या मैं अपनी नींद को प्रॉपर नहीं करती, या मैं पानी का इंटेक कम रखती हूँ, या वॉट किसी भी एक एस्पेक्ट को पकड़िए और उस पे काम करिए, बजाय कि सभी चीजों पे इकट्ठा काम करने की। जब भी हम एक गोल को टारगेट लेते हैं तो हम सक्सेसफुली उस पे काम कर पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीजों को ध्यान नहीं देना है, लेकिन फोकस एक चीज पे एक बार रखिए। जब आप उसको अचीव कर लें, उसको अपनी हैबिट में उतार लें, जब आप ट्रांसफॉर्म कर लें, तब आप दूसरी चीज को उठाएं और पकड़ें और उस पर काम करें। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। इनफैक्ट ये मुझे, सो एट द एंड आई वुड जस्ट से दैट इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू डू नॉट नीड एनी मेडिसिन, एंड दिस इज 100% ट्रू। आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट इंटेलिजेंस होती है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की। तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल आप उसको सही एनवायरनमेंट दीजिए, उसको सही फूड, उसको सही फ्यूल दीजिए। जो आप खाते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वो सही हो तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। So this is all. Thank you so much for joining. And now I am ready to take your questions. You can unmute yourself and you can ask questions. Very nice, Shilpi. Thank you. शिल्पी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने जो थायराइड हार्मोन का बताया, आपने हाइपो का बताया, अगर हमको हाइपरथायराइड के लिए भी अगर बैलेंस डाइट लेनी है तो क्या लेनी चाहिए? बिल्कुल, हाइपरथायराइड में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है, यानी कि आप बर्न ज्यादा करते हो, राइट। तो आपका अगर वेट मेंटेन है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप वेट को लॉस कर रहे हो, अगर आपका वेट पीरियोडिकली कम होता जा रहा है, तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप डाइट में सभी एसेंशियल चीजों को डाल सकते हैं। थोड़ा सा दूसरों से ज्यादा खा सकते हैं, लकीयर है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको लेनी है, ये हेल्दी चीजों से लेनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी फैट, है ना, बैड फैट नहीं, प्रोसेस चीजों से नहीं। सोनिया प्लीज अनम्यूट। बटन ऑफ कर। हाँ जी बताइए। शिल्पी, मुझे ये जानना है, अगर हमें अपनी बॉडी में आयरन इंक्रीज करना है नेचुरली एंड फास्ट, तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो कोई भी चीज का फास्ट कोई तरीका नहीं होता, लेकिन हाँ, डाइट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आयरन को इंक्रीज करने में मदद करेगी। सबसे पहली चीज तो ये आप जानें कि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, सिट्रस चीजें होती हैं, नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद और सभी तरह के फल, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। और जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, चाय, कॉफी, कोको कोला, ये आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो अगर आप 4 बादाम या 6-7 बादाम को चाय के साथ सुबह सुबह लेते हैं, तो बादाम में आयरन अच्छा होता है, या अंजीर में आयरन होता है, या खजूर में आयरन होता है। तो अगर आप उसको चाय के साथ लेते हैं तो वो बाइंड हो जाएगा आयरन, और बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी।
तो आयरन के जो रिच सोर्सेज हैं वो हैं काला चना, सोयाबीन, एग आप खा सकते हैं आयरन के लिए। सभी तरह की जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे पालक, गोभी के जो पत्ते होते हैं उसमें बहुत आयरन होता है, अक्सर हम उसको फेंक देते हैं। गोभी के पत्तों को आप पका सकते हैं। इसके अलावा मशरूम आप ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा होता है। गुड़ चना की आप चिक्की बना के खा सकते हैं, आयरन बढ़ाता है। जो व्हीट ग्रास होता है, व्हीट ग्रास का जूस अगर पिए तो बहुत जल्दी आयरन के लेवल में फर्क आता है, आप आयरन का लेवल आप बढ़ा पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप डाइट में डालकर अपने आयरन के लेवल पे काम कर सकती हैं। आयरन अच्छा होने से भी आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो सही रहती है। तो आयरन का लेवल लो नहीं रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए एक ग्रीन स्मूदी भी आप बना सकते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगी। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से एकदम एग्जैक्ट मैचिंग होता है। तो जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उनको आप मिक्सी में पीस के, चुकंदर, गाजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को मिक्सी में आप पीस लें टमाटर के साथ। उसके बाद उसको छान के वो जो ड्रिंक बनेगा उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें, तो आपके आयरन को बढ़ाने के लिए ये बहुत मददगार होता है। इसके अलावा जो मुनगा होता है, ड्राई मुनगे की जो लीव्स होती है, मोरिंगा पाउडर जो बाजार में मिलता है, मोरिंगा पाउडर भी आपके आयरन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो ये सब चीजों को डालकर आप अपना आयरन बढ़ा सकते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन इसके लिए है, मोरिंगा पाउडर मैंने भी खुद बनाया है घर में, बट देन हाउ टू यूज इट? ओके, सो मोरिंगा पाउडर को आप किसी भी फॉर्म पे यूज कर सकते हैं। आप अपने स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, आप अपने आटे में ऐड कर सकते हैं, आप अपने जूसेस में ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज इट इन एनी वे, एनी वे। किसी थैंक यू। यस, सॉरी सोनिया, बोल अभी। शिल्पी, मुझे एक चीज पूछनी थी, ये जो वुड एप्पल जूस होता है क्या हम उसे रोज ले सकते हैं? कौन सा? जो बेल का रस, वुड एप्पल जूस, वुड एप्पल जूस जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कुछ हमारे छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक फल हैं, जैसे कि स्टार फल आपको पता होगा, कमरस बोलते हैं अक्सर लोग उसको यहाँ पे। चकोतरा बहुत अच्छा होता है। और अभी आप जो बात कर रहे हैं बेल की, तो बेल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। फाइबर अच्छा होता है, पेट को ठंडा रखता है, विटामिन सी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप बेल का शरबत रोज पी सकते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बेल के शरबत में शुगर ऐड ना करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ठंडियों में जो भी शरबत या वो बनाते हैं, ड्रिंक बनाते हैं, कभी कभी हम अदरक और पुदीने का भी शरबत बनाते हैं, लेकिन हम उसमें खूब सारी शुगर ऐड कर देते हैं। तो शुगर ऐड करने से वो बहुत ज्यादा आप उसके जो फायदे हैं उससे रोक देते हैं अपने आप को। तो बेल का शरबत नेचुरली, जो उसमें नेचुरल मिठास है, उसके साथ उसको कंज्यूम करें। बेल का पल्प भी आप ऐसे खा सकते हैं, चम्मच से उठा के, उसके बीजों को हटाकर उसका पल्प भी खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। हाय शिल्पी, एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि इस एज में लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सजेस्ट करूंगी, जितने भी फल होते हैं या जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, जितने भी अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे गाजर, लौकी, कद्दू, मशरूम भी, तो ये सारे में अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट जितनी भी तरह के जो कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं, कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, सब में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं। इनको जरूर हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। पूछना था कि बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म रेट है, किन बच्चों का बहुत कम होता है कि उन लोग लाइक थोड़ा भी खाते हैं तो उन लोग मोटे हो जाते हैं, क्या आंसर है? एक तो दूसरा, मुझे एक चीज और पूछनी थी शिल्पी, ये जो मिडनाइट क्रेविंग्स है बच्चों की, सारा साइकिल अभी अपसेट चल रहा है, सुबह लेट उठना, रात में देर तक जगना, और जब 12-1 बजे के बाद जो इन लोग ये खाते हैं, चिप्स हुआ, इंस्टेंट केक्स, नूडल्स, इन सब का क्या सोल्यूशन है? क्योंकि अभी फिलहाल तो इसका कुछ सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ये सब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है आपके एंड में। अभी जो आपने मुझे बताया उससे ये समझ आ रहा है कि अभी खाने के जो मील के टाइमिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो रात को लेट नाइट जग रहे हैं बच्चे, तो भूखे हो जाते हैं। आप कोशिश करें कि आप उनको प्रोटीन वाली चीजें दें, तो प्रोटीन वाली चीजों से बच्चे जल्दी हंग्री फील नहीं करते हैं। बच्चों को लाइट चीजें दें,
जैसे कि खीरा और कुछ फ्रूट्स काट के आप दे दें। 1 गिलास बटर मिल्क बच्चों को काफी देर तक फुल रखता है, वो ने अनम्यूट किया हुआ था। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी आप किसी रूप में बढ़ा दें, उसको किसी स्पोर्ट्स में इंगेज कर दें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, उसके मसल बिल्डअप होंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी डाइट फॉल्टी होने के कारण उन्हें घड़ी घड़ी भूख लगती है, या उनका वेट जो बढ़ रहा है वो प्योरली खाने के सिलेक्शन के कारण बढ़ रहा है। अभी अपन ने बात की ना कि कैलोरी डेंस चीजें डाइट से रिमूव करनी है। चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, ये सब बच्चों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगने देना है। ये सारी चीजें एडिक्टिव होती हैं। अगर इसको बच्चे रोज खाएं तो उसके एडिक्शन में पड़ जाते हैं और बेहद नुकसान करती है। इसमें ट्रांस फैट होते हैं जो हमारी बॉडी के सारे सिग्नल्स को खराब कर देते हैं। और जब हमारे बच्चे टीनेज में एंटर करने वाले होते हैं, जब उनको पीरियड्स और ये वाली चीजें जब आने वाली रहती हैं, तो ये सारा फाउंडेशन उनका जो नींव होता है वो काम आता है। तो अगर अभी का हेल्दी खाया पिया रहेगा तो उस समय स्मूथ ट्रांजिशन होगा, बच्चों को पीरियड्स वगैरह लड़कियों को आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अभी वो अनहेल्दी खाएंगे तो वो नींव अच्छी नहीं बनेगी। तो जब हार्मोन चेंज होंगे, जब वो रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे, तो बहुत सारे स्किन में पिंपल्स आना, प्रॉब्लम्स आना, बहुत ज्यादा ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आएगा। तो आप बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान दें कि बच्चों को अगर प्रोटीन वाली चीज देंगे तो बच्चों को घड़ी घड़ी भूख नहीं लगेगी। रात को भी कुछ हल्की चीजें देने की कोशिश करें। तो हमें रेगुलर लेना चाहिए बीच में, हाउ शुड वी टेक दोस टैबलेट्स? ओके, सो मल्टीविटामिन अगर आप रेगुलर भी लेते हैं तो बॉडी में स्टोर तो होती नहीं है, क्योंकि मल्टीविटामिन का अगर जो भी एक्स्ट्रा जाता है, मान लिया आप फ्रूट्स से भी ले रहे हैं और खा भी रहे हैं, मतलब मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह भी ठीक से खा रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो यूरिन से निकल जाएगा। तो साइड इफेक्ट नहीं है मल्टीविटामिन का। कैल्शियम की जहां तक बात है, तो नॉर्मली हमारी डाइट में कैल्शियम कम होता है। तो अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट 35 साल के बाद से लेना शुरू करते हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और अगर आप डाइट से लेना चाहते हैं तो अंडा, रागी और तिल और दूध के प्रोडक्ट, इस तरह की चीजों को डाइट में, फिर पालक, ये सब डाइट में अच्छे से ऐड करके इंश्योर करिए कि आप उतना कैल्शियम आप ले रहे हैं। हेलो शिल्पी। हाय। हाय, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऑलरेडी ओबीज है जो अबाउट 80 kgs है, एंड इफ दे वांट टू रिड्यूस देयर वेट, सो व्हाट थिंग्स दे शुड अवॉइड ईटिंग फूड। क्या होता है, वो लोग आपका यूट्यूब देखेंगे, किसी और डाइटिशियन का देखेंगे, एंड दे समराइज इट ऑन देयर ओन एंड दे स्टार्ट रिड्यूसिंग व्हाट दे शुड ईट एंड व्हाट दे शुड नॉट ईट। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको क्या अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए, और उनका वेट कैसे धीरे धीरे कम होगा? जी, चल रही आपकी फॉल्टी आदतों की वजह से है। तो वो फॉल्टी आदतों की मैं एक लिस्ट बनाती हूँ और एक एक पे हम काम करके उसको टिक मार्क करते जाते हैं कि ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, ये चीज सही हो गई। तो ये केवल ये सोचना कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी है, अचानक मोटिवेटेड होके अपने डाइट को सिवियरली कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कर लेना, या अपने डाइट में से बहुत सारी चीजों को अचानक हटा देना, फिर एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके चालू कर लेना, ये सब करने से हम अपनी बॉडी को हार्म करते हैं। तो स्ट्रेटेजी वाइज आपको चलना, मतलब एक सीक्वेंस वाइज चलना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं तो वो आपकी वो सीढ़ियां तय करता है कि आपको यहाँ से वहां तक पहुंचना है, तो अभी आपको कौन सी सीढ़ी पे पैर रखना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है। बहुत आसानी से, बहुत ही प्लेजर तरीके से, इसमें कोई रश नहीं होता, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं होता डाइटिंग का। आप बहुत आराम आराम से हंसते खेलते अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो। तो वो आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन हर चीज एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आप हमेशा, आपने अगर मेरा एक वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कहा है कि आप एक कदम ही सही मगर चलो सिर्फ मंजिल की ओर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हमने यहाँ दौड़ लगाई मंजिल की तरफ, उसके बाद हम ऑपोजिट मुड़ गए और पीछे दौड़ लगा ली या दूसरे डायरेक्शन में चले गए। वो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके शिल्पी, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। अभी जैसे जो एनवायरनमेंट और जो चल रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है कि मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। मतलब समटाइम्स यू आर पॉजिटिव, समटाइम्स बहुत ही नेगेटिव फीलिंग, लो फीलिंग आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए टू स्टे पॉजिटिव एंड यू नो टू बी ऑन प्रॉपर डाइट, अपना रूटीन, एनीथिंग?
तो क्या होता है कि एक तो मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स अपना मी टाइम मिस करती हैं। मी टाइम का मतलब होता है एक वैसा टाइम जिसमें आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो आप बहुत इंजॉय करते हो। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी लेडी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को चिट चैट करना, गॉसिप करना पसंद है, या कोई भी काम जो आपको एक्सट्रीम पसंद है, नॉर्मली वो हॉबी से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो काम आपको बहुत पसंद है आप उसको 5 या 10 मिनट जरूर दें। तो हम लोग ना एनर्जाइज हो जाते हैं, फिर हमें दिन भर के लिए खूब सारी एनर्जी मिल जाती है। इस टाइम पे क्या हो गया है कि हम अपने घर में सिमट गए हैं और हम सुबह उठ के जो काम पे लग जाते हैं अपनी फैमिली वालों की जरूरतों को पूरा करने, शाम रात तक हमारा वो जो एनर्जी का क्वोशंट होता है ना, वो बिल्कुल इरिटेशन में बदल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि जब पूरा परिवार सोया रहे तो आप उससे 10-15 मिनट पहले उठो और फिर आप अपने लिए थोड़ा सा समय दो। उस समय पे आप मेडिटेट कर सकते हो, आप कोई एक्सरसाइज या कोई बुक रीड कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, जो आपको पसंद है वो काम कर सकते हो। तो जब वो शेयर आप अपने आप को दे देते हो तो आप दिन भर खुश रहते हो। तो ये एक मेरा तरीका है कि मैं अपने इमोशंस को कैसे मेंटेन करती हूँ। अगर 2 more hand raised. Yes. मीरा वर्मा and मनी वालिया। जी बताइए। एक्सरसाइज का रूटीन जो है बहुत खराब है और आई एम डायबिटिक, तो उसका इफेक्ट मुझे अब फील हो रहा है कि मेरे हेल्थ। डाइट का मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्सरसाइज रूटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे जो सिग्नल होते हैं, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस रहता है, वो सिग्नल्स ओपन हो जाते हैं और वो ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। तो हमारी ब्लड में से शुगर जो होता है वो नॉर्मल होने लगता है। तो बाकी लोगों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन डायबिटिक्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिस्क वॉक करना, स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजिंग करना और एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करना आपके लिए बहुत फायदेजनक होगा। तो आप इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लें। ये हमारा माइंडसेट है, जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं और दूसरे काम करते हैं, वैसे एक्सरसाइज को भी आपकी मैंडेटरी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। इसके बिना मैं नहीं करूंगी। कई लोग के पास पूजा भी। Thank you, Shilpi. Happy to interact with you all. I'm so happy to see the excitement. I'm so happy to see the glowing faces on the screen. And I'm really thankful to Shweta. Thank you, Shilpi. Thank you, Shilpi. जानने को मिली। But still lots of. Thank you, Shilpi, on behalf of Rotary Club of Raipur Queens. Thank you so much. Thank you, Shilpi.